हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के जो भी आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों पर हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसमें आपके पेपर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में आपका ये 6 पेपर आपका है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले ही अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आप देख लीजिए, आपके ये 6 पेपर हैं जो कि आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, या चाहे फर्स्ट ईयर वालों का है ये। और ये 2 कॉमन पेपर आपके हैं जो कि सारे ट्रेड के बच्चों को पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं मार्क्स की कि मार्क्स किस तरह से आपके डिवाइडेड हैं, तो आपके नंबर जो हैं वो आपको 45 नंबर का जो आपका एक्सटर्नल थ्योरी पेपर है वो आपका 45 मार्क्स का है। और आपको पास होने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें आपको पास ही नहीं होना है, अच्छे नंबरों से पास होना है, तो आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखिएगा। अब अगर हम बात कर रहे होंगे इसके सिलेबस के बारे में यहाँ पे हमें बात नहीं करनी है, बट हम आपको कुछ बताना चाहते थे, इस वजह से हमने ये सिलेबस इंक्लूड किया है कि आप जो है यूनिट 1.2 और 1.3 इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आप बिल्कुल पढ़िएगा। लॉन्ग टाइप के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। और अगर इसमें हम बात कर रहे हैं तो नीचे के 2 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। हर बार क्वेश्चन बनता है, इस बार भी बनेगा, तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। 5.2 से लेकर के 5.4 तक आपको बिल्कुल हर एक चीज़ इसके बारे में पता होनी चाहिए। एक भी क्वेश्चन या एक भी टॉपिक आपको इन 3 यूनिट में से छोड़ना नहीं है। तो अच्छे से ये आपको जो ऊपर के 2 और नीचे के ये 3 बताए गए हैं, 5 को अच्छे से बिल्कुल आप पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे अपने शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पे। पहला हमारा क्वेश्चन है क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता। देखिए, हम आपको अगर आप देखेंगे तो मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़ की, वहाँ पे क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इंक्लूड किया हुआ है और नोट्स में ये शामिल कर दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विकलांगता के मॉडल। मतलब क्या है डिसेबिलिटी के मॉडल, थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे ज़रूर समझाएंगे डिसेबिलिटी के मॉडल। ये आपके जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसमें ये बहुत बेनिफिशियल होंगे। आप एक बार पूरे धैर्य के साथ ये वीडियो आप देखिएगा, थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से इन सारे क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करिएगा। अगर हम बात करते हैं विकलांगता के मॉडल की, तो विकलांगता के 4 मॉडल दिए गए हैं। पहला है चैरिटी मॉडल। विकलांगता का जो चैरिटी मॉडल होता है, चैरिटी मॉडल विकलांगता को बिल्कुल इस नज़रिए से देखता है कि विकलांग व्यक्ति जो हैं उनको सहानुभूति की ज़रूरत है। जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको सहानुभूति की ज़रूरत है, इस नज़रिए से वो विकलांगता को देखता है। वो ऐसे देखता है कि ये बिल्कुल काम नहीं कर पाएंगे, ये चल नहीं पाएंगे, फिर इनका जीवन कैसे व्यतीत होगा। मतलब बिल्कुल सहानुभूति जो भावना होती है, जो कि विकलांग बच्चों के प्रति हमें सहानुभूति बिल्कुल नहीं दिखानी है। अगर हम बात करते हैं, अगर आप दिखाना चाहते हैं कुछ, तो उनके प्रति आप जो है समान अनुभूति की भावना रखिए। आप उन बच्चों के प्रति अगर कुछ दिखाना चाहते हैं तो आप उनकी समानुभूति की भावना रखिए। आप उन्हें सहानुभूति दे करके उनको जो है लाचार महसूस मत करवाइए। लेकिन ये जो चैरिटी मॉडल है ये बिल्कुल ऐसे ही देखता है विकलांगता को, ये विकलांगता को एक सहानुभूति की दृष्टिकोण से जो है वो देखता है। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात कर रहे होंगे तो अगला हमारा है चिकित्सा मॉडल। चिकित्सा मॉडल जो होता है वो इस नज़रिए से देखता है कि हम विकलांगता को ठीक कर सकते हैं। मतलब उसकी नज़र में ऐसा है कि जो डिसेबिलिटी है ये एक परमानेंट नहीं होती है, इसको हम ठीक कर पाएंगे, इलाज करवाया जाएगा तो डिसेबिलिटी ठीक हो सकती है। ये जो आपका है चिकित्सा मॉडल वो इसी रूप में देखता है। जितना बताया जा रहा है बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं
अगला आपका है सामाजिक मॉडल। सामाजिक मॉडल जो होता है वो भी विकलांगता में भेदभाव करना, विकलांगता को एक बाधा के रूप में देखता है। ये जो आपका सामाजिक मॉडल है ये विकलांगता में भेदभाव करता है और विकलांग बच्चों को वो एहसास कराता है कि आप विकलांग हैं। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, बिल्कुल निश्चिंत होकर जा रहा था, लेकिन वो वहीं पे उसको टोकेंगे कि जो है अरे बेचारा लंगड़ा है, ऐसा है, वो कर कैसे वो सीढ़ी चढ़ेगा। मतलब जो वो काम कर सकता है उसको भी वो नहीं करने देंगे, टोकेंगे, हर चीज़ में उनको जो है एहसास कराएंगे कि हाँ ये विकलांग हैं। तो इस तरीके की होती है और ये सारी चीज़ें जो है भयवश, अज्ञानतावश जो है जागरूकता ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें समाज में देखने को मिल जाती हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं तो आपका है अधिकार मॉडल। ठीक है, अधिकार मॉडल जो होता है ये मॉडल जो है मानव अधिकार पे डिपेंड करता है। आपने पढ़ा होगा कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, मतलब हमारे फंडामेंटल कुछ राइट्स है हमारे। हमारे का मतलब सिर्फ हमारे नहीं है, मतलब सिर्फ समान लोगों के नहीं है, वो सभी के राइट्स हैं, चाहे वो दिव्यांग हो, सामान्य हो, कोई भी हो। तो ये सारे जो मॉडल्स आपको दिए जा रहे हैं, इसमें अगर हम सबसे अच्छे मॉडल की बात करते हैं तो हमारा सबसे अच्छा मॉडल जो होता है वो यही होता है जो अधिकार आधारित मॉडल है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे होंगे, देखिए कुछ मैंने वन लाइनर क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है क्योंकि आपके पेपर में वन लाइनर भी पूछा जाएगा। पहला है हमारा विकलांगता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया। तो हमारा जवाब होगा कि 1981 को जो है, इसी वर्ष को, जो ये 1981 का वर्ष है, इसी वर्ष को विकलांगता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने जो RCI है, जैसे आप रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं, RCI के गठन का निर्णय कब लिया था। तो ये 6 मई 1986 को RCI के गठन का निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि RCI से जुड़ी कुछ मुख्य बातें आपको बतानी है। देखिए जितने भी अधिनियम आए हुए हैं, जैसे चाहे वो RCI हो, PWD हो, RPWD, आपको सभी को पढ़ना है। हम ये नहीं कहेंगे आप बिल्कुल डीप उसको पढ़िए, डीप नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन आपको उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे होंगे तो जो भारतीय पुनर्वास परिषद होता है, ये संसद द्वारा अधिनियमित एक जो है वैधानिक निकाय है। ठीक है, जिसका उद्देश्य होता है कि जो ये विशेष शिक्षा चल रही है, विशेष शिक्षा में जो दिव्यांग मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसका काम करना और निगरानी रखना। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, वो आपसे पूछेगा कि क्या RCI खुद कोई काम करता है, तो हम कहेंगे कि नहीं, RCI कोई काम नहीं करता है, ये काम करवाता है। जो आपकी अलग अलग संस्थाएं रहती हैं उनसे ये काम करवाता है। आप जहाँ से डिप्लोमा ले रहे होंगे जिस भी विद्यालय से, तो उस विद्यालय को मान्यता देने का काम भी जो है RCI करता है। नेक्स्ट बात कर रहे होंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्वास परिषद कब लागू हुआ था। मतलब कब लागू हुआ था आपका जो ये भारतीय पुनर्वास परिषद RCI था, तो 27 जून 1993 को ये लागू हुआ था। देखिए हम लिखते हैं RCI 1992, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना, 1992 हम लिखते हैं क्योंकि 92 में ये बन गया था, लेकिन ये जब लागू हुआ तो एक साल बाद लागू हुआ, 1993 में, याद रखिएगा ये पॉइंट। अगला है आपका PWD, मतलब जो विकलांगजन अधिनियम 1995 है, वो कब लागू हुआ। तो 7 फरवरी 1996 को ये विकलांगजन अधिनियम जो था वो लागू हुआ था। नेक्स्ट बात कर रहे होंगे कि विकलांगजन अधिनियम में कुल कितनी दिव्यांगता शामिल है। तो विकलांगजन अधिनियम में कुल 7 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल है, जो कि नीचे आपको दिया गया है, जिसमें दृष्टिहीनता है, कुष्ठ रोग से मुक्त हुए व्यक्ति हैं, अल्प दृष्टिबाधिता है, दृष्टिबाधिता है, मानसिक मंदता है, लोकोमोटर विकलांगता है और मानसिक बीमारी है। तो ये कुछ दिव्यांगताएं हैं जो कि PWD में शामिल हुई हैं। कितनी हैं वो आप एक बार देख लीजिए, 7 हैं। अगला बात करते हैं तो RPWD है। RPWD 2016 की कुछ जुड़ी हुई मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसमें ये जो विकलांगजन अधिनियम है ये 1995 के स्थान पर आया है, पहली बात। मतलब 1995 का जो अधिनियम था उसको ही रिप्लेस करने का मतलब ये है कि उसमें ही थोड़ा बहुत संशोधन करके एक नया अधिनियम लाया गया, जो कि था आपका RPWD 2016। आप ऊपर अभी हमने आपको बताया कि PWD में 7 प्रकार की दिव्यांगता थी, बट इनमें 2 गुना बढ़ा दिया गया। मतलब 7 पहले थी और 14 और इंक्लूड करके इसको 21 दिव्यांगताएं जो है RPWD में शामिल हैं। वो कौन कौन सी हैं 21 दिव्यांगता, यहाँ पे आप एक नज़र देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं उसमें चलन निःशक्तता है, बौनापन है, मांसपेशी दुर्विकार है, तेजाब पीड़ित है, दृष्टिबाधिता है, अल्प दृष्टिबाधिता है
और ऐसे हम बात कर रहे होंगे तो इसमें और भी कुछ दिव्यांगताएं हैं, जैसे श्रवण बाधिता है, कम मतलब जो हार्ड ऑफ हियरिंग होते हैं, जिनमें स्पीच डिसऑर्डर होता है वो हैं। उसके बाद अगर हम बात कर रहे होंगे तो इसमें कुछ रोग से जो मुक्त हुए व्यक्ति हैं वो उन व्यक्तियों को शामिल किया गया है। प्रमस्तकीय पक्षाघात वाले हैं, बहुविकलांग व्यक्ति हैं, बौद्धिक विकलांग व्यक्ति हैं, लर्निंग डिसेबल्ड हैं, और स्वलीन जो व्यक्ति होते हैं मतलब जिनको स्वलीनता होती है वो सारे उन व्यक्तियों को शामिल किया गया है। उसके बाद मानसिक रोग को शामिल किया गया है। बहुस्क्लेरोसिस जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है उसको शामिल किया गया है। पार्किंसंस डिसीज़ को यहाँ पे शामिल किया गया है। उसके बाद हीमोफीलिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल डिसीज़ हो गया। तो ये कुछ 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं जो कि RPWD 2016 में शामिल की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे होंगे आपके, तो आपका है RPWD जो 2016 है उसके अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। तो हमारा जवाब होगा 6 से 18। ठीक है, 6 से, देखिए दिव्यांग बच्चों के टर्म में 6 से 18 वर्ष जो है वो दिया गया है। अगर आपसे RT में पूछता है, जो RT है आपका 2009 का, उसमें भी 6 से 18 ही दिया गया है दिव्यांग बच्चों के लिए हम बता रहे हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट NTA है आपका। NTA जिसको हम कहते हैं नेशनल ट्रस्ट एक्ट, फुल फॉर्म पूछा जाता है इसलिए इंक्लूडेड है। अगला है आपका NTA जो है 1999 में कुल कितने दिव्यांगता को शामिल किया था। देखिए याद रखिएगा, PWD में 7, उसके बाद 21, ठीक है, और NTA अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे 4 दिव्यांगता को शामिल किया गया था, क्योंकि 1999 में उस टाइम उतनी मतलब दिव्यांगता को लेकर के कुछ ऐसी मेन कुछ दिव्यांगताएं थी जिनको फोकस किया जाता था, जिसमें अगर हम बात करें तो एक आपका ऑटिज्म था, सेरेब्रल पाल्सी था, मानसिक मंदता था और बहुविकलांगता था। तो ये 4 दिव्यांगताएं थी जिनको शामिल किया गया था आपके NTA में। अब नेक्स्ट बात करते हैं विकलांगता के कारण। देखिए विकलांगता के कारण जो है आप लोग को नोट्स भी दिया गया है, आप उसमें पढ़ लीजिएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में भी मैंने ये टॉपिक करा रखा है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, बट ये पढ़ के ज़रूर जाइएगा विकलांगता के कारण, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट बात कर रहे होंगे विकलांगता के रोकथाम, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें 3 तरह से रोकथाम किया जाता है। किसी भी बीमारी का रोकथाम हम 3 चरणों में करते हैं। प्राथमिक रोकथाम के अंतर्गत आता है, हम कोशिश ये करते हैं कि किसी भी वजह से कोई दिव्यांगता हो ही ना, तो हम दिव्यांगता हो ही ना इसके लिए जो बचाव करते हैं वो आपका प्राथमिक उपचार या प्राथमिक रोकथाम कहलाता है। ठीक है, शुरुआत में जो की जाती है, मतलब किसी भी दिव्यांगता के शुरू होने से पहले ही कोशिश की जाती है कि वो दिव्यांगता जो है मतलब हो ही ना पाए। जैसे कोविड से पहले सब लोगों ने मास्क लगाना स्टार्ट कर दिया, कि जिसको नहीं था वो भी लगा रहा था, सैनिटाइज कर रहा था खुद को, क्यों? क्योंकि वो प्राथमिक प्रिवेंशन कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था कि उसको हो ही ना। तो जब हम ये कोशिश करते हैं कि कोई दिव्यांगता हो ही ना, उसकी शुरुआत ही ना हो, पनप ही ना पाए, तो वो प्राथमिक रोकथाम के अंतर्गत आता है। अगला बात करते हैं, तो ये माध्यमिक रोकथाम है, रुकावट नहीं। ठीक है, माध्यमिक रोकथाम का मतलब ये सेकेंडरी प्रिवेंशन इसको हम कहते हैं इंग्लिश में। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन जो होता है इसमें क्या होती है कि हमने कोशिश तो की कि हो ना, बट अगर हो भी गई तो हम उसको क्या करते हैं कि उसको हम, जैसे मान लीजिए कोई लक्षण आपको दिख भी रहा है, ठीक है, कि ये दिव्यांगता के लक्षण हैं। जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि बच्चे में मांसपेशीय क्षरण है, तो आप कोशिश ये की जाती है कि वो दिव्यांगता में कन्वर्ट ना हो पाए। मैंने आपको टर्म में बताया हुआ है कि क्षति होती है, अक्षमता होगी तभी दिव्यांगता होगी। तो जो अक्षमता तक अगर बच्चा है तो हमें क्षति होने, जैसे अगर किसी प्रकार की कोई क्षति हो गई तो हम उस क्षति को दिव्यांगता में कन्वर्ट ना हो पाए, वो क्षति दिव्यांगता तक ना पहुँच पाए, इसके लिए जो बचाव करते हैं वो प्राथमिक द्वितीयक में आता है। और आपका तृतीयक जो रोकथाम होता है वो रोकथाम ऐसा होता है कि इसमें अगर दिव्यांगता हो भी गई, जैसे मान लीजिए अब बच्चे को मैंने कोशिश तो की ना हो, फिर भी लक्षणों पर भी मैंने प्रतिबंध लगाने की कोशिश की कि चलिए शुरू में मान लीजिए किसी कारण से हो भी गई तो ये बढ़ने ना पाए, बट अगर वो बढ़ गई, ठीक है, अगर वो बढ़ गई तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम दिव्यांगता होने के बाद हम जो उपाय करते हैं, जैसे उसको पुनर्वास दे देना, ठीक है, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रख लेना ताकि वो ईजिली जो है वो सर्वाइव कर पाए समाज में। तो इसके लिए हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारा तृतीयक रोकथाम के अंतर्गत आता है। इसमें आप पढ़ लीजिएगा एक बार, मैंने बिल्कुल आपको करा रखा है हर एक टॉपिक, तो यहाँ पे डिटेल में बात नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ क्योंकि वीडियो अगर डिटेल में बात करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो फिर बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा।
उसके बाद क्रॉस डिसेबिलिटी। देखिए क्रॉस डिसेबिलिटी तो मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है, बस आपको टॉपिक डालना है, शालिनी बियॉन्ड शालिनी नॉर्म डालना है, शालिनी मैम या शालिनी बियॉन्ड डिस्ट्री जो भी आपको डालना हो और डाल दीजिएगा, टॉपिक आ जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। मैंने पीडीएफ में भी इंक्लूड कर रखा है, थोड़ा सा समझा के जरूर चलेंगे यहाँ पे। जो क्रॉस डिसेबिलिटी होता है एक ऐसा दृष्टिकोण होता है जो कि विकलांगता के लक्षणों में अंतर नहीं करता, मतलब इसके लिए हर एक विकलांग व्यक्तियों के लिए उपचार की सुविधा या पुनर्वास की सुविधा रहती है। अगर हम नॉर्मल भाषा में समझाना चाहें आपको, तो ये जो आपकी क्रॉस डिसेबिलिटी होती है ये सेंटर्स होते हैं, ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है। आपने जैसे 21 प्रकार की डिसेबिलिटी पढ़ी ना, तो ये मत सोचिएगा कि ये उसी में से कोई डिसेबिलिटी है, नहीं बिल्कुल नहीं। ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ये एक थॉट है, एक अप्रोच है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हर एक प्रकार के दिव्यांगता वाले बच्चों को एक ही जगह पे जो है इलाज की सुविधा, पुनर्वास की सुविधा, एजुकेशन की सुविधा एक ही जगह प्रोवाइड करवाते हैं। पहले क्या था कि जो सेंटर्स चलते थे तो अलग अलग ट्रेड के सेंटर्स चलते थे, जैसे यहाँ पे सिर्फ एचआई बच्चों के लिए पुनर्वास की सुविधा है, कहीं और दूसरे सेंटर पे वहाँ सिर्फ वीआई बच्चों के लिए ही पुनर्वास की सुविधा है। आप देखते होंगे ना, ऐसा होता है कि एक सेंटर पे आप जाइए कहेंगे नहीं यहाँ तो सिर्फ जो है कान के डॉक्टर ही बैठते हैं, तो आपको वहाँ पे सिर्फ कान के इलाज ही करवा सकते हैं। तो इससे क्या होता था कि अलग अलग प्रकार के जो डिसेबल बच्चे थे उनको अपने पास के नज़दीक के ही सेंटर पर इलाज की सुविधा नहीं मिल पाती थी। इसके लिए ये सोचा गया कि क्यों ना एक ऐसा अप्रोच, एक ऐसा लाया जाए जहाँ पे हम एक ही जगह पे बच्चे की हर एक ज़रूरत को, हर एक प्रकार के बच्चे की ज़रूरत को पूरा कर पाएँ। तो उसके लिए ही ये क्रॉस डिसेबिलिटी के नाम से ये जो संस्थान है, मतलब संस्था नहीं कहेंगे, ये एक थॉट है जो कि चलता है, जो को मानता है कि हर बच्चा समान है, सबको अधिकार है, तो क्यों ना सबको एक ही जगह पर हर एक प्रकार की सुविधा दी जाए। आई होप समझ गए होंगे, फिर भी अगर डाउट है तो एक बार सर्च कर लीजिएगा, टॉपिक करा रखा है। अगला बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, तो स्नेलल पाई चार्ट के बारे में, मतलब उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोग होता है और आँख की तिरछड़ता मापने के लिए ये यूज किया जाता है, मतलब दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्नेलल पाई चार्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार श्रवण बाधिता का वर्गीकरण। इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार मैंने करा भी रखा है। देखिए WHO कहता है कि जो 0 से 25 डिग्री तक जिनकी सुनने की क्षमता रहेगी वो नॉर्मल में जाएंगे, 26 से 40 माइल्ड में जाता है, 41 से 55 मॉडरेट में, और 56 से 70 मॉडरेटरी में, 71 से 90 सीवियर में, और 91 से एबव जो है वो प्रोफाउंड में। ठीक है, अगर कोई बच्चा 91 से ज़्यादा डेसिबल पे सुन रहा है तो वो मतलब प्रोफाउंड डेफ है। ठीक है, प्रोफाउंड डेफ का मतलब है कि वो बिल्कुल सुनता ही नहीं है। नेक्स्ट आपका है बेंचमार्क विकलांगता। मतलब बेंचमार्क विकलांगता क्या होती है, तो बेंचमार्क विकलांगता जो होती है वो जो आपका PWD मतलब RPWD अधिनियम था उसमें कहा गया था कि अगर दिव्यांगता का परसेंटेज कम से कम 40% होनी चाहिए, तो ये जो किसी भी व्यक्ति में अगर 40% दिव्यांगता है तो उसको हम बेंचमार्क विकलांगता कहते हैं। बेंचमार्क विकलांगता का मतलब है प्रमाणित विकलांगता, ठीक है, जिसको सरकार वैलिड मानती है कि अगर 40% डिसेबिलिटीज़ है तो आप दिव्यांग की श्रेणी में आएंगे। तो ये 40% जो है, मिनिमम 40% डिसेबिलिटी जो कहलाती है वो क्रॉस मतलब जो है बेंचमार्क विकलांगता कहलाती है। इससे अबव जाएंगे तो भी आप डिसेबल हैं, लेकिन अगर 40% से कम की डिसेबिलिटी है तो फिर वहाँ पे डिसेबल नहीं माना जाता है। नेक्स्ट बात कर रहे होंगे मस्तकी पक्षाघात से क्या तात्पर्य है। ठीक है, मस्तकी पक्षाघात जिसे हम सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं, तो सेरेब्रल पाल्सी जो होता है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो बच्चों की शरीर मतलब गति, उसकी क्षमता के, उसकी चलने फिरने की क्षमता को प्रभावित करता है। यह एक तरह की विकलांगता है जिसमें बच्चों को वस्तुओं को पकड़ने, चलने फिरने में समस्या होती है और आंतरिक तौर पर मस्तिष्क के किसी हिस्से पर चोट लगने की वजह से ये होता है। आज यहीं तक करेंगे, आपके टोटल क्वेश्चन कराए जाएंगे यहाँ पे जो है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम 2 वीडियो में करके ये सारे जो 50 क्वेश्चन हैं हम करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक हम आपके साथ रहेंगे और हर एक टॉपिक आपको करा रहेंगे। शाम को आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा।